So 12th class, last time we started discussing about translation, right? हमने translation पढ़ना start किया था. Where we studied that what do we mean by translation. पहले तो हमने ये समझा था कि translation का मतलब क्या है. After that we moved towards the genetic code. फिर हमने genetic code समझा क्योंकि translation के लिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, right? Then after that we shifted towards the actual machinery of translation where we studied about the charging of tRNAs, right? हमने study किया था that what do we mean by charging or amino acylation of tRNAs. ये सब हम थोड़ा सा याद इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इट्स नेसेसरी कि आपको थोड़ा सा रिमाइंडर मिल जाए. इसके बाद अब हम एक्चुअली ट्रांसलेशन की मशीनरी पे को स्टडी करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी द थ्री बेसिक प्रोसेसेस और थ्री बेसिक स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसलेशन. जैसे हम ट्रांसक्रिप्शन में स्टडी करते थे, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता था, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, यही होता था. तो यहाँ पे भी वही बेसिक थ्री स्टेप्स है. इनिशिएशन है, इलोंगेशन है और फिर क्या है, टर्मिनेशन, राइट. तो अब आप अभी तक हमने जितना किया है उसमें हमने न्यूक्लियस का रोल किया है कि डीएनए है उसके अंदर, फिर हमने उससे आरएनए बना दिया और फिर वहाँ से हमने टीआरएनए का रोल स्टडी किया है, राइट. बट आप हमेशा अपनी बेसिक क्लासेस से स्टडी करते आए हो दैट राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. यही स्टडी करके आए हो. मतलब जब प्रोटीन बनेंगे तो बनाएगा कौन, राइबोसोम बनाएगा. बट अभी तक तो हमने इतनी सारी बात कर ली और वहाँ पे राइबोसोम का कोई रोल नहीं आया, राइट. तो राइबोसोम का क्या रोल है उसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं. तो यहाँ पे आपको उसने वही बोला है एंड प्लीज रिमेम्बर, यहाँ से ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आता है. या तो एग्जैक्ट यही टर्म्स आ जाएंगी, नेम द सेल्यूलर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन, राइट. या फिर नेम द ऑर्गेनाली which is involved in the synthesis of proteins, right? So that is ribosome. अब राइबोसोम को यहाँ पे समझने के लिए, इसकी प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा 11th क्लास में, जहाँ पे आपने सेल वाला चैप्टर स्टडी किया था. जब आपने सेल वाला चैप्टर स्टडी किया था देन यू स्टडीड कि जो हमारा राइबोसोम है वो प्रोकैरियोट्स में अलग टाइप का होता है और यूकैरियोट्स में अलग टाइप का होता है. यूकैरियोट्स की भी बात कर ले तो ऑर्गेनालिज में कुछ अलग टाइप का होता है ना, और जो साइटोप्लाज्म है उसमें कुछ अलग टाइप का होता है. ये अलग टाइप का मतलब क्या है, इफ यू रिमेम्बर वी स्टार्टेड दैट इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, 70s एंड 80s, राइट. हमने स्टडी करते थे एंड देन व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज हम इस 70s और 80s को भी डिवाइड कर देते थे. 60 और 40 किसको करते थे, 80s वाले को. रिमेम्बर ये एस सम नहीं है, एस क्या होता है, स्वेडबर्ग यूनिट हम इसको बोलते हैं या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं. ये सब हमने अपनी बेसिक क्लास में स्टडी किया है. तो हम कहते थे कि जो 80s वाला है ना उसको हम डिवाइड कर देंगे 60s और 40s में, मतलब इसकी ये दो सब यूनिट्स हैं. फिर फर्दर उसके बाद हम तो इस 60 और 40s को भी छोटी छोटी और यूनिट्स में डिवाइड करते रहते थे, पर मेजर दो ये होती थी, राइट. और 70s और एंड 70s को भी हम फर्दर दो सब यूनिट्स में डिवाइड कर देते थे. तो अब हम बात कर रहे हैं इन्हीं दो सब यूनिट्स की ही बात करेंगे जो हमारी मेन सब यूनिट्स हैं, राइट. और राइबोसोम के उस स्ट्रक्चर की बात करेंगे जब ये इनएक्टिव है, ठीक है. तो अब हमें ये तो पता है कि राइबोसोम में बहुत सारे स्ट्रक्चरल आरएनएज हैं और काफ़ी सारे प्रोटीन्स भी हैं. जब हमारा राइबोसोम इनएक्टिव है, इनएक्टिव का मतलब क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है. जब ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है तो हमारे राइबोसोम की दोनों यूनिट्स अलग अलग एग्जिस्ट करती हैं. ये अलग अलग दो सब यूनिट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसको अभी आपकी एनसीईआरटी नाम दे रही है लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट, ठीक है. चलिए, अब क्या होगा, जो हमारी स्मॉल वाली सब यूनिट है ना, जैसे ही वो एक एमआरएनए को एनकाउंटर करेगी, एमआरएनए की ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगी. अब आपका क्वेश्चन आएगा कि एमआरएनए को एनकाउंटर करेगी तो कैसे. रिमेम्बर एक कोडोन स्टडी किया था जिसको हम बोलते हैं इनिशिएशन कोडोन, जिसका कोड क्या है, AUG. और AUG किसको कोड करता है, मिथ्योनिन को, है ना. तो वहाँ पर जैसे ही ये पकड़ेगी, जैसे ही आइडेंटिफाई करेगी, वहाँ पे ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगी, राइट. चलिए,
इसके बाद अगर मैं बात करूं लार्ज सब यूनिट की, तो लार्ज सब यूनिट फटाफट आके अटैच हो जाती है। और जो हमारी लार्ज सब यूनिट है ना, उसमें बहुत सारी साइट्स होती हैं जहाँ पर आकर टीआरएनए अटैच होते हैं। और टीआरएनए के ऊपर क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, राइट। तो टीआरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड्स हैं, वो आकर अटैच हो जाएंगे और जो अमाइनो एसिड्स हैं वो सब्सिक्वेंटली बाइंड करते रहेंगे। अगर अमाइनो एसिड सब्सिक्वेंटली बाइंड करते रहेंगे तो बनेगा क्या, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पे दो ही साइट्स हैं, बट व्हेन विल बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल तो हमारे यहाँ पे हम इसकी साइट्स के नाम करेंगे। पहले एनसीईआरटी वाला कर लेते हैं। तो एक टीआरएनए आएगा और उसके ऊपर जो रेड में रिप्रेजेंटेड है वो अमाइनो एसिड है। ये यहाँ कर राइबोसोम की एक लार्ज वाली साइट पे आके अटैच हो जाएगा। आफ्टर दैट उसके बाद एक और टीआरएनए आएगा और इस टीआरएनए के ऊपर भी एक अमाइनो एसिड है जो एक कोडोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये दोनों आके अटैच हो गए, जब ये दोनों अपनी अपनी साइट पे प्रेजेंट हो गए, तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। पेप्टाइड बॉन्ड बनते ही उसके बाद जो अमाइनो एसिड है वो ट्रांसफर हो जाता है दूसरे टीआरएनए पे। एंड उसके बाद इनकी पोजीशन शिफ्ट होती है। पोजीशन शिफ्ट होती है मतलब आरएनए मूव करता है, क्योंकि आरएनए मूव करेगा तो एक पोजीशन खाली होगी यहाँ पे, जिसके थ्रू एक पोजीशन खाली होगी तो एक नया आरएनए और एक नया टीआरएनए आगे आ जाएगा एक नए अमाइनो एसिड को लेकर। इस तरीके से लगातार नए टीआरएनए आते रहेंगे अमाइनो एसिड्स को लेके और पूरी की पूरी प्रोटीन की चेन बन जाती है। आपकी एनसीईआरटी में जो फिगर दी हुई है एक बार उसको देख लेते हैं। जो फिगर 6.13 है ट्रांसलेशन की, नीचे राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट है और ये है एमआरएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम आपको दिखाया हुआ है, राइट। यहाँ पे सिर्फ जो अभी फिगर में है वो देखो, GCA एक कोडोन दिखाया हुआ है और GUU एक कोडोन दिखाया हुआ है। तो ये आपको टीआरएनए दिखाया है जिसके पास इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन है। एंटीकोडोन का मतलब देखो, जी के अगेंस्ट कौन कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड है, सी। सी के अगेंस्ट फिर है जी। अब एक एक अगेंस्ट आना क्या था, वैसे तो टी आना था पर आरएनए में टी होता ही नहीं है, तो अब क्या है, यू है। तो इसलिए ए के अगेंस्ट क्या है, यू। तो कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है कि ये सीक्वेंस है, चाहे वो डीएनए का हो या फिर हो सकता है एमआरएनए का ही दे दें कि ये एमआरएनए का सीक्वेंस, अब आप टीआरएनए का एंटीकोडोन बता दो तो वही कॉम्प्लीमेंटारिटी वाला फॉलो होगा। अब जी के अगेंस्ट क्या आता है, सी आता है। यू के अगेंस्ट क्या आना चाहिए था, यू या टी एक ही मतलब है, तो उसके अगेंस्ट कौन आता है, ए आता है। तो ये हमारा हो गया एंटीकोडॉन। टीआरएनए प्रेजेंट है। इसके बाद क्या है, अमाइनो एसिड्स है, जो अमाइनो एसिड्स आगे जुड़ते जाएंगे और ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड बनती जाएगी। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक टीआरएनए ये जो एरो है दिखा रहा है ना, ये एरो का मतलब है इसके ऊपर देखो कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। इसका मतलब क्या है, इसने अपना अमाइनो एसिड इधर दे दिया है और ये टीआरएनए निकल गया। तो ये टीआरएनए निकल जाएगा तो होगा क्या, हमारा जो एमआरएनए है वो शिफ्ट होगा, मतलब एमआरएनए मूव करेगा, ताकि जो यहाँ पे आपको दो साइट्स दिख रही है ना, एक ये साइट है जहाँ पे टीआरएनए अटैच हो रहा है और एक ये साइट है जहाँ पे टीआरएनए अटैच हो रहा है। तो इन साइट्स को तो खाली करने की जरूरत है, राइट। अगर इस नए टीआरएनए को अटैच होना है तो यहाँ से भी रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ से, मतलब हमें जगह तो खाली करनी पड़ेगी ताकि कोई नया टीआरएनए आके अटैच हो जाए। तो क्या होगा, इसका अमाइनो एसिड लेकर ये जो अमाइनो एसिड की चेन है इसको यहाँ दे देंगे, ये खाली हो जाएगा तो इसको कहेंगे चल अब तू निकल, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो हमारा अमाइनो एसिड है इस पर इतनी सारी चेन अटैच हो जाएगी। इसको आगे शिफ्ट करा देंगे, इसको शिफ्ट करा देंगे तो यहाँ पे क्या हुई, जगह खाली हो गई। यहाँ जगह खाली हो गई तो एक नया टीआरएनए आके अटैच हो जाएगा। तो फिर अब क्या होगा, अब एक्चुअली यहाँ पे फिर से वही सेम पोजीशन कि जो यहाँ पर है उसके पास इतने सारे अमाइनो एसिड की चेन है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला। फिर इसको कहेंगे चल अब तू मेरा भार ले ले, वो कहेगा चल अब तू पॉलीपेप्टाइड चेन ले ले। ये पॉलीपेप्टाइड चेन ले लेगा तो फिर से यहाँ पर खाली हो जाएगा, फिर इसको कहेंगे चलो अब आप भी निकलो, राइट। तो इस तरीके से जो हमारे एंटीकोडोन्स हैं उनको, उनके बेसिस पे नए नए अमाइनो एसिड्स आते जाएंगे और पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा, राइट। कुछ इस तरीके से होगा कि अगर हमारे पास एमआरएनए है, ये हमारी लार्ज सब यूनिट है, इन तीन को पढ़कर
एक टीआरएनए आएगा, राइट, दो साइड्स होती है, और फिर एक और टीआरएनए। यहाँ पे बना पेप्टाइड बॉन्ड, ये कहेगा चल अब तू मेरा भी पेप्टाइड बॉन्ड ले ले, ठीक है। तो यहाँ कितने हो गए, दो, दो हो गए, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं रह गया, यहाँ तो खाली टीआरएनए रह गया। इसे कहेंगे चलो अब आप निकलो, आप खाली हो, आपका कोई काम नहीं है। उसके बाद क्या होगा, एमआरएनए मूव करेगा। एमआरएनए के मूव करने की वजह से अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो हमारा टीआरएनए था इस वाली साइड पे, ये पहले वाला तो खाली हो गया, इसको तो हमने निकाल दिया, तो जो अब यहाँ था जिसके ऊपर दो अमाइनो एसिड्स हैं वो एक्चुअली यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब अगर ये यहाँ पर आ गया है तो ये वाली पोजीशन क्या हो गई है, खाली हो गई है। अगर ये वाली पोजीशन खाली हो गई है तो अब हो गया क्या, अब यहाँ पर एक नया अमाइनो एसिड आएगा जिसके ऊपर एक नया टीआरएनए आएगा जिसके ऊपर एक अमाइनो एसिड है, राइट। फिर अब क्या होगा, ये इसको देगा, हैंड ओवर करेगा। ये जैसे ही हैंड ओवर करेगा तो यहाँ पे इस टीआरएनए के पास कुछ बचा नहीं, तो ये फिर से निकल जाएगा। ये फिर से निकल जाएगा तो पोजीशन खाली, एमआरएनए फिर मूव करेगा, और इस तरीके से जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं वो एक पॉलीपेप्टाइड की चेन में ऐड होते रहते हैं, राइट। तो आपकी एनसीईआरटी में यही लिखा है कि इतने ये क्लोज होते हैं टीआरएनए ताकि जो हमारे सब्सिक्वेंट अमाइनो एसिड्स हैं वो बाइंड कर सके और पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सके, राइट। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। थोड़ा सा आपको याद होगा कि हमारे बायोमोलिक्यूल्स में जब हम पढ़ते थे तो अमाइनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, राइट। साथ ही साथ जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे थे तो आपको वहाँ पे भी पढ़ाया गया था कि राइबोजाइम स्टडी किया था आपने, है ना। राइबोजाइम्स हम कहते थे ऐसे न्यूक्लिक एसिड जो एंजाइम्स के जैसे एक्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, राइबोजाइम्स बोलते हैं। तो यहाँ पे वो आपको यही बोल रहा है कि राइबोसोम्स आल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट। कौन से 23S, जो हमारा 23S आरआरएनए है, जिस जो आप सब यूनिट में स्टडी करते हो। आई होप आपको ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो याद है। आप सब यूनिट्स करते हो 23S, 18S, 5S, राइट। ये हम जब जब हम 70S और 80S को फर्दर कैटेगराइज करते हैं तो हम ये पढ़ते हैं 23S जो मिलती है। तो ये जो 23S आरआरएनए है ये एंजाइम है जिसको आप क्या बोलते थे, राइबोजाइम। तो ये अब बात आती है कि राइबोजाइम काम क्या करता है। तो ये करता है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, राइट। पेप्टाइड बॉन्ड को क्या करता है, कैटलिस्ट के जैसे काम करता है। जब हम बेसिक क्लासेस में स्टडी कर रहे थे तब आपको ये पढ़ाया गया था कि बॉडी में कोई भी रिएक्शन होती है वो बिना कैटलिस्ट के नहीं होती, राइट। तो यहाँ पर भी क्या है, कैटलिस्ट है। तो ये बात तो हुई हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से कि बेसिक मशीनरी में होता क्या है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं डिटेल में। देखो क्या हो रहा है, अब थोड़ा सा आपको समरी दे देती हूँ। ट्रांसलेशन में सबसे पहले हम चल रहे हैं इनिशिएशन की तरफ, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन। उसमें क्या होगा, जो राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट है वो एमआरएनए पे स्पेसिफिक सीक्वेंस से बाइंड कर जाएगी, राइट। कैसे बाइंड करेगी, वहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी इसके इंटरनल सब यूनिट से और राइबोसोम बाइंडिंग साइट से, ठीक है। राइबोसोम बाइंडिंग साइट होता क्या है, एक्चुअली एमआरएनए पे अप्रॉक्सीमेट 10 न्यूक्लियोटाइड्स का कोई सीक्वेंस होता है, राइट। एयूजी के से पहले लोकेटेड होता है, एयूजी से पहले कुछ लोकेटेड होगा, और वो क्या करेगा, आइडेंटिफिकेशन का काम करेगा ताकि वो राइबोसोम के साथ बाइंड कर जाए, ठीक है। क्योंकि एयूजी क्या है, हमारा इनिशिएशन कोडोन है। तो अगर एयूजी से पहले कुछ कोड प्रेजेंट है तो उसका वैसे तो कोई काम है नहीं, उसका अगर ट्रांसलेशन में कोई काम नहीं है, बट बाइंडिंग में काम है, एफिशिएंट ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा। एक बार जब स्मॉल सब यूनिट बाइंड हो जाएगी फिर उसके बाद कौन सा आएगा, एयूजी से शुरू होगा तो मिथ्योनिन वाला आएगा और वो इनिशिएटर कोडोन के साथ बाइंड कर जाएगा, राइट। लार्ज सब यूनिट बाइंड करेगी और इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, राइट। अब अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करें तो हम आपकी जो ट्रांसलेशन है उसको डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं तीन साइट्स हैं। एक कहते हैं हम ई साइट, एक कहते हैं हम पी साइट, और एक कहते हैं ए साइट, ठीक है। ई साइट, पी साइट एंड ए साइट, राइट। तो ये कौन सी जो हमारी सब यूनिट है, ये कौन सी सब यूनिट हो गई,
लार्ज सब यूनिट और एक है स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, चलिए इसके बाद अब अगर हम बात करें तो ये बाइंड कर चुके हैं, मतलब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन चुका है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन चुका है तो अब क्या होगा, हमारे टीआरएनए ने आना है और क्या करना है, अमाइनो एसिड्स को लेकर आना है। ठीक है, चलिए जैसे ही इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा ये पी साइट ऑक्यूपाई हो जाएगी। पी साइट ऑक्यूपाई करने वाला होगा कौन, पी साइट ऑक्यूपाई करने वाला होगा आपका मिथ्योनिन वाला टीआरएनए, मतलब एक ये टीआरएनए है जिसके ऊपर क्या है, मिथ्योनिन। ठीक है, और इसके नीचे कौन सा इसने कोडोन जो है वो किया है AUG वाला, और ए साइट जो है अभी तक एम्प्टी है। ठीक है, तो ये सारा का सारा किसके अंडर आ गया, इनिशिएशन के अंडर आ गया। इसमें बहुत सारे और भी एक्स्ट्रा प्रोटीन्स होते हैं जो इसको पूरी के पूरी प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं, जिनको हम कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर्स, राइट। इस सिर्फ इतना याद रख लेना कि क्या है, इनिशिएशन फैक्टर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं। इतना ही पूछेगा कोई, पूछेगा तो ओके। इनिशिएशन का काम, इनिशिएशन फैक्टर्स का काम क्या है, बाइंडिंग ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स एंड टीआरएनए टू द एमआरएनए चेन। ये बात हुई हमारी इनिशिएशन की। अब चलते हैं इलोंगेशन की तरफ। अब हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया है। ठीक है, इसका मतलब अब कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या है, अब हमें और पूरा का पूरा आगे इलोंगेशन करानी है हमें, और अमाइनो एसिड्स जोड़ने हैं। तो यहाँ पे भी कुछ और एक्स्ट्रा फैक्टर्स प्रेजेंट हैं जिनको हम बोलते हैं इलोंगेशन फैक्टर्स। ये इलोंगेशन फैक्टर्स में क्या करेंगे, ये भी हेल्प कराएंगे पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने में। ठीक है, और ताकि जो भी हमारी एनर्जी इसमें यूज़ होगी उसको वापस से रिसाइकिल भी किया जा सके। अब होगा क्या, मान लो यहाँ पर जैसे मैंने आपको अभी बेसिक प्रोसेस जो समझाई थी, क्या होगा कि एक अमाइनो एसिड आएगा, एक अमाइनो एसिड आएगा, तो एक अमाइनो एसिड आएगा कैसे, एक्चुअली टीआरएनए से आएगा। तो अब एक टीआरएनए आएगा ऑन द बेसिस ऑफ कोडोन, उसके ऊपर एक अमाइनो एसिड है। ठीक, उसके ऊपर एक अमाइनो एसिड है तो होगा क्या, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो इसके पास चेन थी अमाइनो एसिड की वो कर दी जाएगी शिफ्ट ए साइड पे। कैसे, ऐसे दिखाते हैं, यहाँ दे दिया जाएगा, राइट। अगर ये अमाइनो एसिड यहाँ दे दिया जाएगा, दे कैसे दिया जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, राइट। पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू यहाँ दे दिया जाएगा तो हमारा टीआरएनए क्या हो गया, फ्री हो गया। मतलब जो अब हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बना है, अच्छा ये याद रखना कि पेप्टाइड बॉन्ड बनता किसके बीच में, COH ग्रुप के बीच में और NH2 ग्रुप के बीच में। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड ए साइट पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं वो ए साइट पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो टीआरएनए जो ए साइट पे है वो, उसको अब हम कह देते हैं पेप्टिडाइल टीआरएनए। ठीक है, और फिर क्या होता है, नीचे से हमारा मूव करता है, और जो हमारा अब ये पेप्टिडाइल टीआरएनए है ना, रिमेंबर अब मैं जो टर्म यूज करूंगी वो कौन सी टर्म यूज करूंगी, इस आरएनए के लिए जिस पे 2 अमाइनो एसिड्स हैं उसके लिए मैं टर्म यूज करूंगी पेप्टिडाइल टीआरएनए, क्योंकि इसके पास पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है तो हम इसको पेप्टिडाइल टीआरएनए बोल देंगे। ठीक है, या फिर जो आगे सीक्वेंस या पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा। ये शिफ्ट हो जाएगा पी साइट पे। ठीक है, ये पी साइट पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये पी साइट पे शिफ्ट क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा राइबोसोम है उसमें एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में हेल्प कौन करता है, इलोंगेशन फैक्टर्स हेल्प करते हैं। मतलब जो हमारा राइबोसोम है ना, वो 3 न्यूक्लियोटाइड मूव कर जाता है। 3 न्यूक्लियोटाइड ही क्यों मूव करता है, क्योंकि जेनेटिक कोड में कितना है, 3 न्यूक्लियोटाइड ही तो है, 3 ही तो फैक्टर्स है। तो वो 3 न्यूक्लियोटाइड मूव कर जाता है। ठीक है, इन द 3 प्राइम डायरेक्शन, याद रखना 3 प्राइम डायरेक्शन में 3 न्यूक्लियोटाइड मूव करेगा एमआरएनए के साथ साथ। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, राइबोसोम मूव कर जाएगा सो दैट अ न्यू एमआरएनए कोडोन इज एक्सेसिबल टू द ए साइट। ताकि देखो होगा क्या, एक्चुअली ये हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, एक्चुअली अब हुआ क्या है, पी साइट पे जो
इसके पास अमाइनो एसिड था, वो तो इसने ए को दे दिया, ठीक है, ये हो गए 2। अब इसके पास तो कुछ नहीं है ना, इसको तो निकालना है। अब इसको निकालना है तो ये मूव कर जाएगा ताकि ये जो ए साइड पे हमारा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ए साइड पे जो हमारा टीआरएनए प्रेजेंट है, वो कहाँ आ जाए, इधर आ जाए। अगर ये वाला पी साइड पे आ जाएगा तो यहाँ की स्पेस खाली हो जाएगी। यहाँ की स्पेस खाली हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ की स्पेस खाली है तो एक टीआरएनए और आएगा और उसके ऊपर एक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा। अगेन फिर से वही सारा काम ये कहेगा, अब आप ले लो। अगर यहाँ पे ये अपने अमाइनो एसिड्स को यहाँ दे देगा तो फिर से ये खाली तो फिर से हमारा राइबोसोम ट्रांसलोकेट करेगा। तो अगेन अब इसके पास कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। फिर ये ए साइड पे आएगा, ठीक है, फिर से ये ए साइड पे आएगा तो फिर दोबारा यहाँ पे स्पेस खाली हो जाएगी। स्पेस खाली होगी तो एक और टीआरएनए आ जाएगा एक अमाइनो एसिड को लेके। इस तरीके से जो हमारी पेप्टाइड की चेन है वो बनती रहेगी और ये प्रोसेस है आपकी ट्रांसलेशन की, राइट। चलिए तो ट्रांसलोकेशन से हो क्या रहा है। अच्छा अभी मैंने आपको कहा था कि हम मेजरली 3 साइट्स करते हैं। तो एक थी पी साइट, राइट, जहाँ पे पहला आके बाइंड करेगा। ए साइट जहाँ पे जो एम्प्टी होती रहती है ना, और जहाँ पे एक नया टीआरएनए आता रहता है। एक होती है ई साइट, ई से याद रख लेना एग्जिट, यहाँ से जो हमारा टीआरएनए होगा उसको एग्जिट कराते रहेंगे, ठीक है। तो पी साइट वो है जहाँ पे पहला आके बाइंड करता है। ए साइट वो है जहाँ पे फर्दर नए अमाइनो एसिड्स आते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए, और ए वाला पी पे शिफ्ट होता रहता है। ई से हम क्या करते रहते हैं, निकालते रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसे जैसे ए साइट ओपन होती रहेगी नया अमाइनो एसिड टीआरएनए आके ऐड होता रहेगा और सेम रिएक्शन हमारी चलती रहेगी, ठीक है। चलिए, अब ये तो बात हो गई हमारी ट्रांसलेशन की मशीनरी की, कि कैसे कैसे हमारा जो काम है वो चलता रहता है। इनिशिएशन कर लिया, इलोंगेशन कर लिया, टर्मिनेशन भी तो है। तो टर्मिनेशन के लिए याद है 3 कोडोन किए थे और उनको याद रखने का तरीका क्या बताया था। कोडोन वैसे याद रख पाओ तो अच्छी बात है, नहीं याद रख पाओ तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, वाग उगा एंड उगा। वाग उगा है ना, तो क्या करते थे, UAA, UAG एंड उगा, UGA, ठीक है। हुआ, उगान, उगा, ये सबसे इजी तरीका है याद रखने का। तो अब क्या होगा, इनके लिए कोई टीआरएनए तो है नहीं, राइट। हमने पहले ही स्टडी कर लिया था कि जो आउट ऑफ 64 जो है हमारे 61 है वो अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। ये जो 3 है ये नॉनसेंस कोडोन्स बोलते हैं हम इनको, ठीक है। तो जब इनके लिए कोई कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए तो है नहीं, तो जब ए साइड पे ये आके अलाइन हो जाते हैं, इन नॉनसेंस कोडॉन्स को रिलीज फैक्टर्स रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अब कौन से फैक्टर्स आए, रिलीज फैक्टर्स, ठीक है। तो रिलीज फैक्टर्स जब इनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो फिर अब पी साइट अमाइनो, अब क्या होता है, ये डिटैच होनी शुरू हो जाती हैं। जो हमारा अमाइनो एसिड की चेन बनी है वो डिटैच होने शुरू हो जाएगी, राइट। उसके बाद जो न्यूली मेड पॉलीपेप्टाइड है उसको हम रिलीज कर देंगे। जो स्मॉल और लार्ज सब यूनिट्स है वो भी डिसोसिएट हो जाएंगी फ्रॉम द आरएनए, और फिर उसके बाद जो नया ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स होगा उसमें स्मॉल और जो लार्ज सब यूनिट्स होंगी वो लग जाएंगी, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे ट्रांसलेशन की मशीनरी की। अब हम आपका थोड़ा एनसीईआरटी से वापस देख लेते हैं कि हमारा कुछ छूट ना गया, ठीक है। चलिए, अब हम बात करें ट्रांसलेशन यूनिट इन एमआरएनए। वो क्या है, आरएनए का एक सीक्वेंस है जिसको स्टार्ट कोडोन प्रेजेंट है AUG, हमें पता है AUG पी साइड पे प्रेजेंट होगा तो एक टीआरएनए आ जाएगा। और दूसरी साइड क्या है, स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन क्या काम करेंगे, टर्मिनेशन का काम करेंगे। और फिर क्या होगा, बीच में क्या होगा, पूरे की पूरी जो यूनिट है दैट कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड। उसके बाद वो आपको ऑलरेडी बता रहे हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, एक mRNA में कुछ एडिशनल सीक्वेंसेस होते हैं जो ट्रांसलेट नहीं होते और उनको हम क्या कहते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन्स। जो मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, स्टार्ट कोडोन से पहले प्रेजेंट होंगे, मतलब AUG से पहले प्रेजेंट होंगे। और इनका काम क्या होगा, इनका काम होगा कि ये बाइंड करवाने में हेल्प करेंगे, साथ ही साथ एफिशिएंट ट्रांसलेशन में हमारे ये हेल्प करेंगे। यूटीआर्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, दोनों साइड, 5 प्राइम एंड पे भी और 3 प्राइम एंड पे भी, ठीक है।
इन्होंने आपको बस इतना ही कहा है दैट दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, राइट। अब आपकी देखिए मशीनरी में क्या है, बस एक छोटी सी रिवीजन है, अब तो हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। राइबोसोम बाइंड्स टू एमआरएनए, कहाँ बाइंड करेगा, एट द स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन क्या है, एयूजी, राइट। एयूजी को रिकॉग्नाइज कौन करेगा, इनिशिएटर टीआरएनए, जो क्या लेके आएगा, मिथ्योनिन लेकर आएगा, कौन सी साइट पर, पी साइट पर, ठीक। ये हो गई इनिशिएशन। अब कहाँ जाएंगे, इलोंगेशन फेज। इसमें क्या होगा, अमाइनो एसिड लिंक टू टीआरएनए बाइंड करते जाएंगे, राइट। सब्सिक्वेंटली बाइंड टू एप्रोप्रिएट कोड इन एमआरएनए, एमआरएनए के कोड को पढ़ पढ़ के टीआरएनए आते जाएंगे और वो क्या करते जाएंगे, अमाइनो एसिड्स लाते जाएंगे। जब वो अमाइनो एसिड्स लाते जाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग टीआरएनए एंटीकोडोन की होती जाएगी। जैसे जैसे अमीनो एसिड आते जाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। राइबोसोम्स मूव्स फ्रॉम कोडोन टू कोडोन, राइट। जो मैं आपको बता रही थी कि राइबोसोम में ट्रांसलोकेशन होती है, तो क्या होगा, राइबोसोम इट विल मूव फ्रॉम कोडोन टू कोडोन अलोंग द एमआरएनए, ठीक है। अमाइनो एसिड्स आर एडेड वन बाय वन, ये हम पढ़ चुके हैं। ए साइट पे एक नया नया टीआरएनए आता रहेगा, ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड, राइट। पॉलीपेप्टाइड चेन बनती रहेगी, डिक्टेटेड बाय डीएनए। याद रखो, डिक्टेटेड बाय डीएनए, क्यों, ट्रांसक्रिप्शन हुआ था तो कहाँ से आया था, डीएनए से आया था। रिप्रेजेंटेड बाय एमआरएनए, क्योंकि डीएनए से बना क्या था, एमआरएनए बना था। एंड में क्या होगा, एक रिलीज फैक्टर होगा। रिलीज फैक्टर का काम क्या है, इट विल बाइंड टू द स्टॉप कोडोन, ठीक है, terminating translation and releasing the complete polypeptide from the ribosome, right. So now